हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। फ्री बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है दिसंबर के लिए। यूनिट 1 से लेकर 10 तक सिलेबस दोनों पेपर्स का आपको कवर अप करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में यूट्यूब पे क्लासेस कंडक्ट होती हैं। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोनों इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। सो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। सो दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, फ्री कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है आज हमारे पेपर 2 कॉमर्स की क्लास का है। हमने ऑलरेडी अपनी यूनिट 3 स्टार्ट की हुई है बिजनेस इकोनॉमिक्स की। आगे हम उसकी सिलेबस की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज हमने करना है कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का टॉपिक। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हम सब कुछ कर चुके हैं। ये सारा यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। देखो, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में खास तौर पे दो चीज़ें, एक तो यूटिलिटी एनालिसिस, दूसरा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखो, जो कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस है ना, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल्स को स्टडी करते हैं कि वो चॉइसेस किस तरीके से करते हैं। देखो, ये तो एक बात पूरी क्लियर है कि हर बंदे के पास इनकम का कॉन्स्ट्रेंट तो होगा ही होगा, बजट का कॉन्स्ट्रेंट तो होगा ही होगा। यानी कि इन शॉर्ट मान के चलो, इकोनॉमिक्स से इस चीज़ पे चलती है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं। आपको कहीं ना कहीं चॉइसेस करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आप हर चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। जो कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर यानी जो आपके इंडिविजुअल्स हैं वो चॉइसेस किस तरीका की लेते हैं। मतलब कौन सी चीज़ें वो चूज़ करते हैं, यानी चॉइसेस किस तरीके से करते हैं, और कौन सी चीज़ों को वो छोड़ देते हैं। क्योंकि उनके पास तो देखो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको उन्हीं रिसोर्सेज को एलोकेट करके अपनी नीड्स और डिज़ायर्स को पूरा करना है। यानी एक तरफ पहली चीज़ है कि मतलब जो आप चाहते हो, जो आपकी नीड है या जो डिज़ायर है, उसको भी आपने पूरा करना है। आपके पास पैसा भी लिमिटेड है, और वो पैसे को यूज़ करके आपने प्रोडक्ट में को लेके या कोई गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर चॉइस भी करनी है। ये सब कुछ हमें कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस सिखाता है। देखो, दो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो सबसे ज़्यादा कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक होता है यूटिलिटी एनालिसिस, एक होता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। पहले चलते हैं यूटिलिटी एनालिसिस में। देखो, यूटिलिटी एनालिसिस में फर्स्ट वर्ड आता है यूटिलिटी का। पहले इसका मतलब समझते हैं। देखो, जो यूटिलिटी है ना, उसका सिंपल मतलब है सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट जो एक इंडिविजुअल को मिल रहा है जब वो एक गुड या सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है। सिंपल वे में, आप चीज़ें क्यों खरीदते हो? आपकी नीड्स अराइज हुई हैं, आपने उन नीड्स को पूरा करने के लिए चीज़ें खरीदी। जब आपने वो चीज़ें खरीदी, अब वो आपको कितना सेटिस्फाई कर रही है, मतलब आपकी डिज़ायर या नीड को, यानी आपकी वांट को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। जितनी आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है, उसको हम यूटिलिटी का नाम दे देते हैं, ठीक है। यानी जो यूटिलिटी एनालिसिस है, उसका मेन फोकस इतना ही है कि जो कंज्यूमर्स चॉइसेस कर रहे हैं, यानी वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को चूज कर रहे हैं, अब जो वो चॉइस हो रही है वो कहीं ना कहीं यूटिलिटी के बेसिस पे ही हो रही है। जो वो गुड्स को कंज्यूम करने से, यानी जो गुड्स को कंज्यूम करने से उनको बेनिफिट या सेटिस्फेक्शन मिल रही है, यानी कि एक की फैक्टर होगा जो यूटिलिटी एनालिसिस को, मतलब यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर कंज्यूमर को चॉइसेस, जिसके ऊपर कंज्यूमर की चॉइसेस बेस्ड हैं। हमें यूटिलिटी एनालिसिस ये चीज़ें समझाता है। मतलब इन शॉर्ट, अगर किसी कस्टमर ने यूटिलिटी को मद्देनजर रखे हुए कि मतलब उसको इस चीज़ की इतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी और दूसरे से इतनी मिलेगी, उसने ये कंपैरिजन किया और तब कंज्यूमर ने एक चॉइस बनाई, तो ये चीज़ हमें यूटिलिटी एनालिसिस से पता चलेगी, हमारी समझ में आएगी। अब देखो, यूटिलिटी की ना टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स मेजर है। सबसे पहले आती है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का सिंपल इतना मतलब है जो आपको ओवरऑल सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर रिसीव कर रहा है जब वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी किसी गुड या सर्विसेज की कंज्यूम कर रहा है। मतलब आप सपोज करो आपने ऑरेंजेस उठा लिया, जब आप ऑरेंजेस को कंज्यूम कर रहे हो, उससे आपको जितने आपने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी उनकी कंज्यूम किया, मतलब 1 2 3, यानी मतलब अगर आपने 10 ऑरेंजेस खा लिए हैं, आपको 10 ऑरेंजेस खाने में कितनी आपको यूटिलिटी मिली या कितनी सेटिस्फेक्शन 10 ऑरेंजेस को खाने से मिली है, उसे हम सिंपल टोटल यूटिलिटी कहते हैं। यानी ये ओवरऑल सेटिस्फेक्शन होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास, अब जो ये टोटल यूटिलिटी है, देखो जैसे जो
आपकी टोटल यूटिलिटी, अब ये तो चीज़ है नहीं कि देखो है तो ये सेटिस्फेक्शन, ये तो आपको पता है, बट ये थोड़ी होगा कि आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करते जाओगे उतनी आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाएगी। यहाँ पे ना एक चीज़ आती है, देखो ठीक है जितने जितने अगर आपने 10, आपको मान लो अगर आपने 10 ऑरेंजेस को कंज्यूम किया, आपकी टोटल यूटिलिटी 100 की, अब 11वां करोगे ठीक है यूटिलिटी बढ़ेगी, बट एक पॉइंट के बाद ना जो उसका बढ़ना है ना वो डिमिनिशिंग रेट पे हो जाएगा। मतलब वो पिछले से, मतलब अगर हम मान लो 100, मतलब हमने 10 के 10 ऑरेंजेस को कंज्यूम किया, उसमें हमें 100 की यूटिलिटी मिली। अब हमने 11वां कंज्यूम किया, उससे हमें 10 की मिली, यानी टोटल 110 की होगी 11 तक। अब जब हमने 12वां किया उसे जस्ट 8 की मिली, यानी टीयू इंक्रीज तो हो रही है, बट जो पिछले में इंक्रीज था वो 10 था अब सिर्फ 8 का है। सो यानी वो डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आती है मार्जिनल यूटिलिटी। देखो जैसे टीयू होती है ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी सिंपल ये है कि जब आप एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हो, बड़ी सिंपल चीज़ है, आपने ऑलरेडी पढ़ी। देखो हमने 10 तक, अगर मैंने आपको बताऊं तो मैंने अगर 10 ऑरेंजेस को कंज्यूम किया, मेरी टोटल यूटिलिटी 100 की थी। अब मैंने 11वीं यूनिट की तो मेरी टोटल यूटिलिटी 110 की होगी। मतलब एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से मुझे 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली है, यानी यूटिलिटी को ना यूटिल्स में मेजर किया जाता है। सो ये होती है मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब सिंपल, जितनी आप एडिशनल यूटिलिटी गेन करते हो या एक एडिशनल यूनिट के कंज्यूम करने से, उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी का नाम दे देते हैं। जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, ये डिक्रीज होती है जैसे जैसे आप कंजम्पशन अपनी इंक्रीज करते जाते हो गुड्स के सर्विसेज। अब इसके पीछे जो कारण है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम लॉ ऑफ DMU के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑप्टिमल कंजम्पशन। देखो कंज्यूमर का मेन मकसद, उसका मेन एम ये होता है, उसने अपनी टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। अब मैक्सिमाइज तो करना है, बट उसके जो रिसोर्सेज है एक तो वो लिमिटेड है और उसका बजट कॉन्स्ट्रेंट्स है उसके पास, उसके इतनी ही इनकम स्पेंड करनी है। मतलब ये दो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उसने अपनी टीयू को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। यानी ऑप्टिमल कंजम्पशन पॉइंट तब आता है जब कंज्यूमर अपने बजट है ना जो उसको इस तरीके से एलोकेट करता है कि जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड है वो इक्वल रहेगी हर गुड और सर्विसेज के लिए। मतलब देखो जैसे MU गुड्स की होती है ना, सेम तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी मनी की भी होती है। उन्होंने बड़ी सिंपल कंडीशन किया, देखो हर कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, उसके पास बजट कॉन्स्टेंट भी है। सो वो अपनी इस तरीके से जितना उसका बजट है ना उसको अलग अलग यूनिट्स पे इस तरीके से एलोकेट करेगा कि जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है ना $1 स्पेंड की, या आप कह दो ₹1 स्पेंड की, वो हर गुड पे सेम रहेगी, तभी उसकी ऑप्टिमल कंजम्पशन हो पाएगी, ठीक है। अब यूटिलिटी के एनालिसिस में हमारे पास सबसे पहले आती है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। यानी जब यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर किया जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज में किया जाता है, तब हम कार्डिनल अप्रोच फॉलो करते हैं। दो ही अप्रोचेस होती हैं, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर्स में जिसे हम यूटिलिटी एनालिसिस के नाम से जाते हैं, ऑर्डिनल मतलब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि जो यूटिलिटी है ना वो कार्डिनली मेजरेबल है, मतलब नंबर्स में उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज में हम मेजर कर सकते हैं, मतलब उनको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे ना कंपैरिजन बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि नंबर्स एंड नंबर्स को कंपेयर करना बड़ा सिंपल है, यानी आप डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज को इजीली कंपेयर कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी एजम्पशंस है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, वो है सबसे पहले तो सेटिस्फेक्शन की मैक्सिमाइजेशन। ये तो हर में कॉमन एजम्पशन है, ये एजम्पशन तो हर एनालिसिस में आनी ही आनी है। देखो कंज्यूमर का एम ही ये है कि उसने अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना है, या कह लो कि उसने अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, यानी उसने अपनी गुड्स और सर्विसेज की चॉइसेस करनी ही इस तरीके से है कि जो चॉइस वो कर रहा है उससे उसकी यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होनी ही चाहिए, और उसने ये चीज़ करते वक्त अपने बजट कॉन्स्ट्रेंट को या लिमिटेड रिसोर्सेज को भी ध्यान में रखना है। सेकेंड आज की मेन एक और एग्जाम्पशन है, वो है यूटिलिटी इज एडिटिव। यानी जो आप टोटल यूटिलिटी आपको मिल रही है ना, जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो, अगर उनका जो सम है यूटिलिटीज का, अगर मान लो सपोज करो, मैं सिंपल वे में बताता हूँ, आपने 10 यूनिट से आपको 100 यूटिलिटी मिली, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब 10 यूनिट्स कंज्यूम की, उस 10 का टोटल 100 आया। अगर अब क्या करो, आप एक एक यूनिट की यूटिलिटी निकाल दो, मतलब पहली से 10 मिली, दूसरी से भी 10 मिली, तीसरे से भी 10 मिली, अब इंडिविजुअली भी इनको प्लस करोगे ना तब भी टोटल यूटिलिटी बराबर आएगी। ये होता है यूटिलिटी इज एडिटिव। यानी सिंपल वर्ड्स में जो यूटिलिटी है ना बंडल ऑफ गुड्स की, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं हम इंडिविजुअल गुड्स की यूटिलिटी को ऐड करके।
आपके पास हर एक मतलब एक जब भी एक यूनिट कंज्यूम या जितनी भी आप यूनिट्स कंज्यूम करोगे उनकी यूटिलिटी होगी ना, उन सभी को इंडिविजुअल गुड्स की यूटिलिटी को प्लस करते जाओ, टीयू आपको सेम ही मिलेगा। अब जो कार्डिनल यूटिलिटी की जो मेन अजम्पशंस या जो एनालिसिस जो पेपर में आए थे ना, वो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि यूटिलिटी जो मेजरेबल है वो कार्डिनल नंबर्स में है। मतलब इसकी पहली एजम्पशन यही है कि जो हम यूटिलिटी अगर कार्डिनल अप्रोच के अंदर कर रहे हैं तो उसको हम नंबर्स में न्यूमेरिकल वैल्यू साइन कर सकते हैं। दूसरी, जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की होगी वो कांस्टेंट रहेगी, यानी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगी। और तीसरी जो सबसे अनोखी है कि जो गॉसन्स की फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन है वो भी एप्लीकेबल है। ठीक है, समझ गए। अब आगे आता है हमारे पास ऑर्डिनल यूटिलिटी। देखो कार्डिनल कर ली, अब हम करेंगे ऑर्डिनल। अब जैसे हमने कार्डिनल के अजम्पशंस की, अब आती है अजम्पशंस कंज्यूमर बिहेवियर की जो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी पे बेस्ड है। सबसे पहले रेशनलिटी ऑफ कंज्यूमर। देखो ये अजम्पशन का सिंपल इतना कहना है कि कंज्यूमर्स रेशनल होते हैं, उनका एम इतना ही है, उन्होंने अपनी सेटिस्फैक्शन को या यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम करके या सर्विसेज को कंज्यूम करके। अगर मैं आपको और सिंपल भाषा में बताऊं, मान लो अगर एक दुकान पे मतलब दो दुकान पे सेम प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, एक दुकान आपके नियर बाय होके मतलब ठीक है चलो इस लोकेशन को छोड़ो, अभी आपके पास दो दुकान है, दोनों में से सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, एक आपको 20 रुपये का दे रही है, दूसरा आपका 30 रुपये का। सो बीइंग अ रेशनल कंज्यूमर ऑब्वियस बात है आप 20 रुपये वाले से ही खरीदोगे। सो ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल है रेशनलिटी की। कंज्यूमर ऐसा ही कॉम्बिनेशन चूज करेगा जिसमें उसकी सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। सेकेंड आती है यूटिलिटी ओनली ऑर्डिनली मेजरेबल। देखो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी की अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये सिर्फ इतना कहते हैं जो यूटिलिटी है ना उसको हम सिर्फ रिलेटिव या ऑर्डिनल सेंस में ही मेजर कर सकते हैं। मतलब हम यूटिलिटी को नंबर्स यानी कार्डिनल नंबर्स नहीं दे सकते, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दे सकते, हम उसको सिर्फ रैंक कर सकते हैं, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको रैंक्स दे सकते हैं, उनको रिलेटिव या ऑर्डिनल सेंस में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आप एक एप्पल कंज्यूम कर रहे हो, आप ये नहीं बता सकते मुझे 10 पॉइंट की या 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली। आप ये जरूर कह सकते हो अगर मतलब दो गुड्स है एप्पल और ऑरेंज, आप ये नहीं कह सकते एप्पल से आपको 20 यूनिट्स मिली है और ऑरेंज से 10 यूनिट्स। आप ये कह सकते हो एप्पल ने ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दिया एज कंपेयर टू ऑरेंज। ये चीज ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी की मानना है। ठीक है, यानी ये सिंपल ये कहते हैं कि जो कंज्यूमर है ना वो अपनी प्रेफरेंसेस को रैंक कर सकते हैं, बट वो स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यूज यानी 1 2 3 में वो नहीं यूटिलिटी को दे सकते। ठीक है, तीसरी मेन असम्पशन आती है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो जैसे डिमिनिशिंग मार्जिनल डीएमयू थी ना, लॉ ऑफ डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेम तरीके के आती है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी डिमिनिशिंग MRS। अब जो ये असम्पशन है ये सजेस्ट करती है कि जब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा एक गुड को ज़्यादा अपनी कंजम्पशन को कांस्टेंट रखने के लिए, और उसको तब दूसरे गुड को रिड्यूस करना ही पड़ेगा। सिंपल वे में अगर मैं बताऊं, अगर आप एप्पल और ऑरेंजेस दो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, आपकी इनकम 100 है, एक तो हो गया 50-50 का कॉम्बिनेशन, मतलब 50 रुपये के एप्पल 50 रुपये के ऑरेंज। बट अगर आप अपने एप्पल की कंजम्पशन को इंक्रीज करना चाहते हो क्योंकि आपके पास इनकम तो 100 है, तब डैम श्योर है आपको ऑरेंज की कंजम्पशन को रिड्यूस करना ही पड़ेगा। सिंपल वे में अगर एक प्रोडक्ट की कंजम्पशन इंक्रीज होगी तो दूसरे की डिक्रीज होगी ही होगी, तभी हम अपने जो हमारी मनी इनकम है उसको यूज कर पाएंगे तब, क्योंकि वो कांस्टेंट है वो तो बढ़ेगी ही नहीं। सो अब जब आप एक चीज को ज्यादा कंज्यूम करते जाते हो और दूसरे को कम करते जाते हो, तब एक ऐसा पॉइंट आएगा ना, उस पॉइंट के बाद ना जो चीज़ आपसे लूज हो रही है, जैसे ऑरेंजेस आप कम कर रहे हो, उस पॉइंट के बाद ना आप ऑरेंजेस को लूज करना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि वो ऐसा पॉइंट होगा जहां पे आप सबसे ज़्यादा कम विलिंग होगे कि ऑरेंज को सब्सटीट्यूट करना है एप्पल की। ये होती है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी जो कंज्यूमर की विलिंगनेस है ना कि वो अपने सब्सटीट्यूट कर ले गुड्स को, वो डिमिनिश होती रहती है, वो कम होती रहती है। यानी हर एक एडिशनल यूनिट दूसरे गुड की वो जैसे जैसे कंज्यूम करेगा ना, वो पहले गुड को, मतलब सिंपल वे में बताता हूँ, जैसे जैसे वो एप्पल की कंजम्पशन को ज़्यादा करेंगे ना, जितनी जितनी वो कंज्यूम करी जाएगा उतना ही कंज्यूमर कम विलिंग हो जाएगा ऑरेंज की गुड्स को सब्सटीट्यूट करने में, मतलब उनको कम करने में। ठीक है, ये थी हमारी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब एक
पेपर में लाइन आई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या कह रहे हैं, इफ अ कस्टमर हु परचेजेस ओनली 2 गुड्स इज मेकिंग अ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग चॉइस एंड द प्राइस ऑफ 1 गुड डिक्रीजेज द फॉलोइंग विल हैपन। अगर एक ऐसा कस्टमर है जो 2 गुड्स को परचेज कर रहा है और जो उसकी चॉइस का क्राइटेरिया वो यही है जो हर बंदे का होता है कि उसने हमें यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, और उसी पॉइंट पे एक गुड का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तब क्या क्या हो सकता है। ये आपको चॉइसेस में आया था, मतलब उन्होंने 5-6 ऑप्शन दे दी तो उन्होंने कहा चूज करके बताओ। देखो सबसे पहले तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर वो इंक्रीज होगी, यानी कि जब किसी एक पर्टिकुलर गुड का प्राइस डिक्रीज होगा ना तो कंज्यूमर उसे ज़्यादा बाय, मतलब सेम क्वांटिटी, कंज्यूमर कैन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ द गुड विद लेस मनी। मतलब इन शॉर्ट, अगर आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक उनमें से एक प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो गया, अब कंज्यूमर क्या कर सकता है, जब उसका प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होता है ना, वो उसी प्रोडक्ट की सेम क्वांटिटी कम पैसा खर्च करके भी परचेज कर पाएगा। इससे क्या होगा, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये तो पहली चीज़। दूसरी ये थी कि जो कंज्यूमर की टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होगी। देखो अगर एक प्राइस का गुड मतलब प्राइस का मतलब अगर एक गुड का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो जो कंज्यूमर है ना वो अफोर्ड कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो गुड को कंज्यूम करेगा अपने बजट के अंदर क्योंकि उसका प्राइस डिक्रीज होगा। अब मतलब उसकी सेम लेवल ऑफ इनकम के साथ उसकी ज़्यादा क्वांटिटी वो परचेज कर पाएगा। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा उतनी ही टोटल यूटिलिटी ज़्यादा होगी, यानी जितनी टोटल यूटिलिटी है जो वो रिप्रेजेंट करेगी सेटिस्फेक्शन या बेनिफिट जो उसको उस पर्टिकुलर गुड को कंज्यूम करने से मिल रहा है, और जब उसका प्राइस डिक्रीज होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। सो ये 2 करेक्ट आंसर्स थे उसके। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत बार पेपर में आया है, मतलब बहुत बार क्या आता ही आता है। देखो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है ना, वो बेस्ड किस पे है, वो बेस्ड है ऐसा एक, मतलब जो उसका कॉन्सेप्ट जिस पे वो बेस्ड है ना, वो सिंपल ये कहता है कि जो कंज्यूमर्स है ना वो इनडिफरेंट है। जितने भी आप उनको कॉम्बिनेशन गुड्स और सर्विसेज के दे दो वो हर कॉम्बिनेशन से इक्वली सेटिस्फाइड है, मतलब वो भेदभाव नहीं करते। मतलब अगर आपके 2 गुड्स हैं उसके 10 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं इनकम को लेके, मतलब एक पहले कॉम्बिनेशन में ए ज़्यादा है, दूसरे में बी कम है, या मतलब ऐसे 10 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, कंज्यूमर को 10 के 10 कॉम्बिनेशन इक्वली सेटिस्फाई करेंगे। ये सबसे पहले चीज़ है, यानी कंज्यूमर कॉम्बिनेशंस को लेके इनडिफरेंट है। ठीक है, सो उनको ये सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी देंगे। अब आके आता है इंडिफरेंस कर्व्स क्या होते हैं। देखो जो इंडिफरेंस कर्व है ना, ये ना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो ना अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखाता है गुड्स और सर्विसेज के, यानी जो कंज्यूमर को सेम यूटिलिटी, सेम बेनिफिट, सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं उसकी इनकम और बजट को मद्देनजर रखते हुए। मतलब जो आप इसको ग्राफिकली इस तरीके से प्रेजेंट करोगे कि जितने भी इंडिफरेंस कर्व पे पॉइंट्स बनेंगे, कॉम्बिनेशंस को वो रिप्रेजेंट करेंगे, वो सारे के सारे कंज्यूमर्स को इक्वल सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट देंगे कि उसकी इनकम को, उसके बजट को देखते हुए। ठीक है, यानी कंज्यूमर इनकी तरफ इंडिफरेंट है। सो जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो हायर यूटिलिटी रिप्रेजेंट करेगा। ये चीज़ याद रखना। अगर आपने एक इंडिफरेंस मैप बनाया उसमें 3-4 कर्व्स होंगे, जो कर्व सबसे ऊपर होगा वो हायर यूटिलिटी कंज्यूमर के लिए रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आगे वो क्या कह रहे हैं, अगर हम ऑर्डिनल अप्रोच में, यानी इन दी ऑर्डिनल अप्रोच टू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद लिमिटेड इनकम एंड 2 कमोडिटीज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। मतलब अगर आपने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को यूज करना है, मतलब आप ऑर्डिनल अप्रोच में चल रहे हो, अगर आपने ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को फाइंड करना है, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ऐसी सिचुएशन है, ऐसा पॉइंट है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसकी हर चीज को, यानी उसकी रिसोर्सेज, उसके इनकम्स को, उसके बजट एलोकेशन को देख के बाय कंज्यूमिंग 2 गुड्स। ठीक है, सो उसकी इनकम भी लिमिटेड है, उसके पास 2 कमोडिटीज है। सो अगर आपने ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड करना है तो आपको बिलो मेंशन इन्फॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले इंडिफरेंस मैप, ये मैंने आपको बता दिया। जो इंडिफरेंस मैप होता है ये रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस इंडिफरेंस कर्व्स की भी, यानी मतलब जब आप एक कॉम्बिनेशन दिखाएगा, मतलब अगर आप एक डायग्राम में 5-6 आईसी इकट्ठे बना देते हो, इंडिफरेंस कर्व्स बना देते हो, तो वो इंडिफरेंस मैप बन जाएगा। आगे आती है प्राइस लाइन और बजट लाइन। अब ये शो करती है जितने 2 कमोडिटीज जो कंज्यूमर कंज्यूम करना ना, उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो परचेज किए जा सकते हैं उस उनके गिवन प्राइस में विद गिवन लिमिटेड इनकम। मतलब
सपोज करो अगर एक मतलब एप्पल और ऑरेंजेस दो प्रोडक्ट है, एप्पल का रेट है 20 रुपीज़ पर एप्पल और ऑरेंज का है 10 रुपीज़ पर एप्पल, और आपकी जो इनकम है वो है 100 रुपीज़। अब आप अपने 100 रुपीज़ मनी इनकम में दोनों गुड्स के प्राइस गिवन है, जितने भी कॉम्बिनेशन बनाओगे ये सारे के सारे आपको प्राइस लाइन या बजट लाइन शो कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इक्वालिटी ऑफ स्लोप्स ऑफ आईसी एंड बजट लाइन। अब जो आपकी आईसी की स्लोप है और जो बजट लाइन है वो इक्वल होती है। ठीक है, मतलब वो रिप्रेजेंट करते हैं एक टेंजेंसी कंडीशन जिसमें कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर देता है। मतलब जहां पे कंज्यूमर, अगर आपने ये चीज ऑलरेडी की हुई है, जहां पे देखो पहले हम बजट लाइन या मतलब उसको प्राइस लाइन कह दो, जहां पे आईसी टेंजेंट होगा बजट लाइन या प्राइस लाइन के, वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन अचीव होगी, यानी कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर पाएगा। नेक्स्ट आता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन आईसी एंड बजट लाइन। ये ऑप्टिमम कंजम्पशन बजट दिखाएगा, यानी ऐसा कॉम्बिनेशन जो बेस्ट है हर एक कॉन्टेक्स्ट में, यानी जो मैक्सिमम यूटिलिटी दे रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, वही इनकम है, वही बजट है, सब कुछ में बेस्ट है, यानी ये ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल रिप्रेजेंट करेगा। अब आगे चलते हैं, आगे आती है प्रॉपर्टीज क्या आईसी की। देखो सबसे पहली है कि जो इंडिफरेंस कर्व्स हैं इनकी नेगेटिव स्लोप होती है जो इंडिकेट करती है ट्रेड ऑफ बिटवीन टू गुड्स। सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर एक गुड की कंजम्पशन बढ़ानी है तो दूसरे को डिक्रीज करना ही पड़ेगा, आप दोनों को इकट्ठा इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास बजट कॉन्स्ट्रेंट है। ये पहली प्रॉपर्टी है। मतलब अगर ऑरेंज बढ़ाओगे तो एप्पल रिड्यूस होंगे, अगर एप्पल बढ़ाओगे तो ऑरेंज रिड्यूस होंगे। इसी अगर ये चीज को आप करोगे तब ही आपका सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हर कॉम्बिनेशन पे सेट बैठेगा। नेक्स्ट आता है कि जो इंडिफरेंस कर्व्स है वो इंटरसेक्ट नहीं करते, वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब दो आईसी कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे क्योंकि हर एक आईसी एक डिफरेंट लेवल सेटिस्फेक्शन का रिप्रेजेंट करता है। अगर दो आईसी एक दूसरे से कट कर गए तो वो तो ऐसे पॉइंट आ जाएगा जहां पे दोनों आईसी सेम लेवल ऑफ रिप्रेजेंट मतलब बेनिफिट या सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। मतलब उसका क्या मतलब हो जाएगा कि जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट हो गए डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन को लेके। मतलब कंज्यूमर कोई डिफरेंस कर ही नहीं रहे दो लेवल्स में सेटिस्फेक्शन, उनके लिए दोनों ही लेवल सेम है। सो ये चीज कंसिस्टेंट नहीं है रेशनल कंज्यूमर बिहेवियर की, क्योंकि कंज्यूमर बीइंग अ रेशनल बीइंग हमेशा वो ही लेवल प्रेफर करेगा जहां पे उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब थर्ड मेन प्रॉपर्टी आती है कि जो अपर इंडिफरेंस कर्व है वो इंडिकेट करता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जब आप एक इंडिफरेंस मैप बनाओगे उसमें अगर 5 आईसी आ रहे, जो आईसी सबसे ऊपर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो आईसी नीचे होगा वो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर सिंपल भाषा में कहें, हायर कर्व्स हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन दर्शाते हैं और लोअर कर्व्स लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन दर्शाते हैं। ठीक है, अब आईसी की स्लोप डिक्लाइनिंग होती है, ये चीज आपको पता है। मतलब कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है उसकी स्लोप डिक्लाइन होती है। इसके कारण है, सबसे पहला आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन कमोडिटी। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। देखो जो आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करता है कि इंडिफरेंस कर्व्स की स्लोप डाउनवर्ड क्यों होती है। कि देखो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर है ना, जो जब वो सब्स्टिट्यूट करेगा एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी के लिए सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मेंटेन करने के लिए, तो ये वो रेट है जिसपे वो विलिंग है कि वो सब्स्टिट्यूट वन कमोडिटी फॉर अनदर डिमिनिशिंग। मतलब सिंपल वे में समझो, थ्योरी को छोड़ो। देखो अगर हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के अंदर बात करें, अगर कंज्यूमर ने सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मेंटेन करना है तो उसको एक गुड को, अगर उसकी एक गुड की कंजम्पशन अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो उसको दूसरे गुड की कंजम्पशन को डिक्रीज करना ही पड़ेगा। सो ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बट जैसे जैसे कंज्यूमर एक गुड की कंजम्पशन इंक्रीज करता जाता है, दूसरे की डिक्रीज करता जाता है, तब वो एक ऐसे पॉइंट में पहुंचेगा जहां पे वो विलिंग नहीं होगा कि वो अब ज्यादा दूसरे गुड की कंजम्पशन को फॉरगो करे एक गुड की कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए। यानी इन शॉर्ट जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, सो ये पहली चीज है जो रिस्पॉन्सिबल है आईसी की जो स्लोप है डाउनवर्ड होने के। नेक्स्ट आके हमारे पास आती है ऑर्डिनल मेजरमेंट्स ऑफ यूटिलिटी। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो ये, यानी जो आपका ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है ना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ऑर्डिनल रैंकिंग को प्रेफरेंस से रिलेटेड है, और यानी जिसका डायरेक्ट नाता इंटरफेरेंस कर्व की स्लोप के साथ है। इसमें कुछ चीजें आती है, यानी जब आप इंडिफरेंस कर्व अप्रोच करोगे, आप आईसी एनालिसिस करोगे, तो आप तब
तब आपको ना कुछ चीज़ें स्टडी करनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहला तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये मैंने बता दिया, यानी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये मेजर करता है उस रेट को जिस पे कंज्यूमर विलिंग है कि वो एक गुड को एक्सचेंज करेगा दूसरे के लिए व्हाइल रिमेनिंग इनडिफरेंट, यानी अपने लेवल और जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको सेम रखने के लिए कंज्यूमर जब एक गुड को इंक्रीज करेगा वो उसको दूसरी गुड को डिक्रीज करके उसको सब्स्टिट्यूट करेगा। मतलब एप्पल अगर वो इंक्रीज करना चाहता है तो वो ऑरेंजेस को एप्पल्स के लिए सब्स्टिट्यूट करता रहेगा। ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और यानी ये बताते हैं मतलब कितने एप्पल्स वो मतलब कितने ऑरेंजेस वो फॉरगो करेगा एक एप्पल को परचेज करें। ये जो रेट है इसे एमआरएस कहते हैं, यानी ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप इन डिफरेंस कर्व के एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बजट कॉन्स्टेंट। देखो बजट कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट करता है जो कंज्यूमर की लिमिटेड इनकम तो इंक्रीज हो नहीं सकती, ये तो हम स्टार्टिंग से मैं आपको समझाता हूँ, यानी उसका बजट सेम रहेगा। यानी कंज्यूमर ने अपने बजट को किस तरीके से डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज में एलोकेट करना है उसके। अब ये चीजें यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, वो आप अपने बजट को या इनकम को एलोकेट तो कर रहे हो टू डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। एक तो आपको हर कॉम्बिनेशन से सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम चाहिए, उसके बाद बजट लाइन आपको सारे कॉम्बिनेशंस बना के बताएगी, यानी कितने कॉम्बिनेशन 2 गुड्स के बन सकते हैं जिससे आपका सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट लेवल सेम रहेगा। यानी जो कंज्यूमर की चॉइस है कंजम्पशन की उस पर कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया गुड्स के प्राइस ने और बजट जो अवेलेबल है, मतलब ना तो गुड्स का प्राइस चेंज होगा ना तो बजट आपका बढ़ सकता है। सो आपको हर कॉम्बिनेशन ये 2 चीज़ों को देख के ही बनाना पड़ेगा। थर्ड आता है ऑप्टिमल कंजम्पशन, यानी जब कंज्यूमर है तब ऑप्टिमल कंजम्पशन वो तब अचीव करेगा उस पॉइंट पे जहां पे इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन के टेंजेंट होगा। मतलब पहले बजट लाइन बनाओगे दैट विल बी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप, उस पे आप एक कर्व्ड आईसी बनाओगे, यानी जहां पे आईसी बजट लाइन पे टेंजेंट होगा उस पॉइंट पे ऑप्टिमल कंजम्पशन अचीव हो जाएगी। यानी वहां पे जो कंज्यूमर का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो प्राइसेस हैं जो गुड्स के मतलब उनके रेशियो के बराबर होगा। मतलब MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई का विल बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। समझ गए? अब वो क्या कह रहे हैं, यानी इन शॉर्ट जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो हेल्प करता है कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को समझने के लिए, यानी कंज्यूमर किन गुड्स को प्रेफरेंस दे रहा है किन को वो नहीं दे रहा, उसके सब्स्टिट्यूशन पैटर्न्स क्या, मतलब कौन सा ज्यादा गुड वो सब्स्टिट्यूट करने को तैयार है दूसरे गुड की कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए, और ट्रेड ऑफ्स कंज्यूमर्स के क्या है, यानी जो अपने वो लिमिटेड रिसोर्सेज को जब एलोकेट कर रहा है उसमें ट्रेड ऑफ्स क्या है उसके। यानी इन शॉर्ट ये ना बिजनेसेस को हेल्प करता है कि वो कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज कर पाए कि मतलब कंज्यूमर के कंजम्पशन पैटर्न्स क्या है, कौन सी गुड वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा। अगर हम उसकी लिमिटेड इनकम और बजट कंस्ट्रेंट्स को देखें वो कंज्यूमर की प्राइस सेंसिटिविटी को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। मगर अगर बिजनेसेस किसी पर्टिकुलर गुड का प्राइस इंक्रीज कर दें तो अगर कंज्यूमर्स प्राइस सेंसिटिव है तो उस पर उनका क्या रिएक्शन होगा। यानी इवन बिजनेसेस अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इस चीज़ को देखकर डेवलप करते हैं, यानी वो अपने कंज्यूमर जो उनकी कंज्यूमर सेगमेंट्स हैं खास करके स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं वो उनको टारगेट कर पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है टॉपिक इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स क्यों होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन के। यानी जब भी हम ग्राफिकली इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तब ना वो जब जो हमारा ओरिजिन है एक तरफ हमारी वाई एक्सिस होगी एक तरफ हमारी एक्सिस होगी वहां पे कॉन्वेक्स बनता है। उसके भी कारण देखो 2 कमोडिटीज इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, 2 कमोडिटीज आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इसका क्या मतलब हुआ, देखो कंज्यूमर डज नॉट कंसीडर 2 कमोडिटीज टू बी इंटरचेंजेबल एट अ कांस्टेंट रेट। एज द कंज्यूमर मूव्स अलोंग द इंडिफरेंस कर्व दे रिक्वायर अ हायर कंपेंसेटिंग अमाउंट ऑफ वन कमोडिटी टू गिव अप अ यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी। बहुत सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो देखो जो हम 2 कमोडिटीज यूज कर रहे हैं वो एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। मतलब अगर तो वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं तो तब तो कंज्यूमर को कोई फर्क पड़ना ही नहीं था। अगर वो एक तो छोड़ के दूसरे कंज्यूम कर रहे हैं सेटिस्फेक्शन तो सेम रहनी थी। देखो वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, मतलब उतना ये हुआ कि जो कंज्यूमर है वो कंसीडर नहीं करता 2 कमोडिटी को कि वो एक इंटरचेंजेबल है। यानी कंज्यूमर के दिमाग में ये है, उसकी जो असम्पशन ये है कि जो गुड्स वो ले रहा है वो ना इंटरचेंजेबल नहीं है एक कांस्टेंट रेट पे। मतलब आप उनको इजीली एक दूसरे के साथ एक सेम रेट पे चेंज नहीं सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अगर आप कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व के अलोंग चल रहा है तो उसको रिक्वायरमेंट है कि उसको एक हायर कंपेंसेटिंग अमाउंट एक कमोडिटी का मिलना चाहिए जो उस यूनिट के लिए जो जिसको वो कंज्यूम करने को मतलब ठुकरा रहा है छोड़ रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं अगर एप्पल्स की कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है तो जो एप्पल्स की कंजम्पशन है उसको इतना कॉम्पेंसेट करेगी, उसको मतलब इतना दुख नहीं होगा कि उसने ऑरेंज क्यों गिव अप किया। ये होता है कि 2 कमोडिटीज एक दूसरे की इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है।
नेक्स्ट आता है डिक्लाइनिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन कमोडिटी। देखो आईसी की स्लोप डाउनवर्ड होने का भी यही कारण है, कॉन्वेक्स होने का भी यही कारण है। मतलब ये करेक्टरिस्टिक सिंपल इतना कहते हैं, जो कंज्यूमर जो कंज्यूम करेगा एक कमोडिटी अगर ज्यादा, और वो विलिंग होगा कि वो फ्यूअर यूनिट्स ऑफ अदर कमोडिटी टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब सिंपल वे में अगर एप्पल और ऑरेंजेस में सेम सेटिस्फेक्शन लेवल रखना है तो ऑरेंजेस को फॉरगो करना ही पड़ेगा, यानी कंज्यूमर विलिंग है उनको छोड़ने के लिए एप्पल की एक और यूनिट को परचेज करने के लिए, अगर उसने अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को सेव रखना है गिवन हिज बजट कंस्ट्रेंट्स एंड हिज इनकम एंड प्राइस कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, यानी अगर सिंपल वे में बताऊं तो जो रेट जिस पे कंज्यूमर विलिंग है एक गुड को सब्स्टिट्यूट करने के लिए दूसरे गुड के लिए, तो वो रेट को एमआरएस के नाम से जाना जाता है, जो कि डिक्रीज करता है। ठीक है, यानी ये तो था आईसी को लेके। अब एक ना पेपर में क्वेश्चन आया हुआ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था आप ना, मतलब उन्होंने सीक्वेंस का क्वेश्चन था, वो कह रहे थे आपने करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज और आइडेंटिटीज को फ्रेम करके बताओ। हम उन्होंने आपको ऑप्शन दे दी थी, मतलब कौन सी ऑप्शन डायरेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट डिपिक्ट करती है एक करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज और आइडेंटिटी का, जो यूज किया जाता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस को समझने के लिए। ठीक है, सो उसका जो करेक्ट आंसर था वो सबसे पहले आता है यूटिलिटी एनालिसिस। देखो जो ये स्टेप है इसमें आप प्रेफरेंसेस को और सेटिस्फेक्शन जो मतलब जो सेटिस्फेक्शन लेवल है कंज्यूमर्स के यूटिलिटी थ्योरी के बेसिस पे उनको एनालाइज करते हो। मतलब पहले आप यूटिलिटी एनालिसिस करोगे, ये स्टेप आपको ये बताएगा कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस क्या है, कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल्स क्या है गुड्स को लेके। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये स्टेप में आप एक कंस्ट्रक्ट करोगे या एनालाइज करोगे एक आईसी इंडिफरेंस कर्व को। अब जो आईसी आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया उसको जब एनालाइज करोगे वो आपको बताएगा कि दो गुड्स और सर्विसेज का कॉम्बिनेशन क्या है जो आपको सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आईसी का काम ही यही है। थर्ड हम बजट लाइन बनाएंगे, यानी बजट लाइन रिप्रेजेंट करेगी वो सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो गुड्स और सर्विसेज के जो कंज्यूमर अपनी इनकम के अंदर अंदर अपने बजट के अंदर अंदर अफोर्ड कर सकता है, वो कंज्यूम कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिमांड कर्व एनालिसिस। इस स्टेप में हम रिलेशनशिप जो प्राइस ऑफ गुड और सर्विस या उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है कंज्यूमर के द्वारा, उन दोनों की रिलेशनशिप को एनालाइज करते हैं, जो हमारा एक डिमांड कर्व होता है। मतलब सिंपल वर्ड डिमांड कर्व एनालिसिस, जैसे मतलब लॉ ऑफ डिमांड है ना, मतलब एक तरफ आ गया प्राइस गुड का और सर्विस का, उसकी दूसरी तरफ आ गया क्वांटिटी डिमांडेड उसी गुड की और सर्विसेज। जब हम इन दोनों में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, डिमांड कर्व बनाते हैं, तब हम डिमांड कर्व एनालिसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइनल स्टेप होता है, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कंज्यूमर का वो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन गुड्स और सर्विसेज का जो उसको मैक्सिमम यूटिलिटी देगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा, मैक्सिमम बेनिफिट देगा। बट उसके कुछ कंडीशंस है, एक तो उसका बजट कॉन्स्टेंट हो गया, प्राइस नहीं गुड्स का चेंज होगा, इनकम नहीं पड़ेगी। सो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे ऐसा पॉइंट है जहां कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेगा, सबसे ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उसकी इनकम तो ना, और इसकी एक तो इनकम नहीं उसकी चेंज होगी, दूसरे गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, समझ गए। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करें। एक लाइन आई थी पेपर में, एन एक्ट इन अ वे दैट रिजल्ट्स इन द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर अलाइंस विद द कोर प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो क्या कह रहे हैं, पहले लाइन समझो हिंदी में। एक ऐसा एक्ट अगर उसको एक ऐसे तरीके से किया जाए, यानी वो हर के लिए ज्यादा से ज्यादा और हर के लिए गुड में ही रिजल्ट करके फायदे में ही रिजल्ट करे, तो ये चीज अलाइन करती है यूटिलिटेरियनिज्म के कोर प्रिंसिपल के साथ। यानी जो आपका यूटिलिटेरियनिज्म है ना, ये एक एथिकल थ्योरी है जिसका मेन फोकस है कि मैक्सिमाइजिंग ओवरऑल हैप्पीनेस एंड यूटिलिटी फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। जितने ज्यादा हो सके हर एक बंदे के लिए आप मैक्सिमाइज करो उसकी ओवरऑल हैप्पीनेस और ओवरऑल यूटिलिटी, उसको बेनिफिट दो, उसकी सेटिस्फाई करो। मतलब ज्यादा से ज्यादा बंदे जितने पॉसिबल हैं उतनों को यूटिलिटी मैक्सिमम मिलनी चाहिए। यानी ये सजेस्ट करती है कि जो एक्शंस ले रहे हो उनको इवेल्युएट किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसिक्वेंसेस एंड द इम्पैक्ट ऑन द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स और सोसाइटी एज अ होल। यानी अगर आपके कोई भी एक्शंस हो रहे हैं, अगर आप कोई भी एक्शंस ले रहे हो, जो उन एक्शंस की इवेल्युएशंस होगी उनको आप जो उन एक्शंस से रिजल्ट्स निकलेंगे, जो इम्पैक्ट पड़ेंगे, जो कंसिक्वेंसेज यानी जो उनके मतलब एट द एंड जो चीजें होंगी उनका क्या इम्पैक्ट सोसाइटी पे या
है, क्या इम्पैक्ट मतलब पीपल पे है, यानी हर चीज़ को एज अ होल देख के उन्हीं एक्शंस को तभी इस नज़रिए से ही इवेल्युएट करना चाहिए। अगर मैं आपको यूटिलिटेरियनिज्म के अकॉर्डिंग बताऊं तो जो राइट कोर्स ऑफ एक्शन है, काम करने का जो राइट तरीका है, वो ही होगा जो प्रोड्यूस करेगा ग्रेटेस्ट ओवरऑल हैप्पीनेस और यूटिलिटी एंड मिनिमाइजेस सफरिंग और हार्म। मतलब हर चीज़ करने का एक ही सबसे सलीक और सबसे सही ढंग होता है कि वो ढंग जो हर बंदे को फायदे में रखे, हर बंदे की सेटिस्फेक्शन बढ़ाए, हर बंदे की यूटिलिटी बढ़ाए और उनकी जितनी भी सफरिंग्स हैं या अगर उनको कोई हार्म हो रहा है उस सेक्शन से वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाए। ठीक है, सो जो ये एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना यूटिलिटेरियनिज्म के जो अंदर आता है, इसमें आप पोटेंशियल आउटकम्स जो आपके मतलब जो काम आप करोगे, जो आप एक्शन लोगे, जो कोर्स लोगे एक्शन का, जो उसके पोटेंशियल आउटकम्स होंगे, यानी जितना ही एक्शंस होंगे उतने ही उनके आउटकम्स होंगे, उनको अच्छे से असेस करोगे और वो एक्शन चूज करोगे जो सबके लिए हैप्पीनेस और यूटिलिटी क्रिएट करके देगा। ठीक है, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत बार पेपर में आया। अब आज के सेशन का और आज के सिलेबस की ये लाइन का लास्ट टॉपिक है आइसोक्वेंट्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज पेपर में बहुत बार पूछी गई। देखो जो प्रॉपर्टीज आइसोक्वेंट्स की हैं, सबसे पहले तो ये इनकी नेगेटिव स्लोप होती है। अब जो आइसोक्वेंट्स है ना, ये डाउनवर्ड स्लोप करते हैं लेफ्ट टू राइट। क्यों इनके डाउनवर्ड स्लोप है, ये ना इंडिकेट करती है ट्रेड ऑफ बिटवीन टू इनपुट्स, यानी अगर आप दो इनपुट्स यूज कर रहे हो उनमें ट्रेड ऑफ क्या है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा तो ये पहला कम होगा। सो ये डाउनवर्ड स्लोप होगी लेफ्ट टू राइट, यानी अगर आप एक इनपुट की क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे हो तो जो दूसरे इनपुट की क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी, तभी आप सेम लेवल ऑफ आउटपुट बना पाओगे। सेकेंड था नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन टेंजेंशियल। जो आइसोक्वेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते, जैसे आईसी नहीं टच करता ये भी इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को ये टच नहीं करते। हर एक आइसोक्वेंट रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट एंड ये डिस्टिंक्ट होते हैं दूसरे आइसोक्वेंट से। देखो जैसे इंडिफरेंस कर्व सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करता है ना, आइसोक्वेंट से डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हर लेवल का अपना आउटपुट होगा, वो दूसरे लेवल्स के साथ मैच नहीं खाएगा। लास्ट आती है अपर आइसोक्वेंट्स रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ आउटपुट। देखो जैसे इंडिफरेंस कर्व पे जो हायर आईसी है वो ज्यादा मतलब ग्रेटर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखाता है, सेम तरीके पे जो हायर आइसोक्वेंट होगा वो हायर लेवल ऑफ आउटपुट दिखाएगा। यानी जैसे जैसे आप ओरिजिन से दूर जाते जाओगे, जितना ऊपर एक आइसोक्वेंट होगा उतना ही आपका लेवल जो आपका लेवल ऑफ आउटपुट है वो इंक्रीज होता जाएगा। सो यहाँ पे आज का सेशन होता है कंप्लीट। मैंने आपको पूरी डिटेल में करवा दिया अलॉन्ग विद प्रीवियस जो टॉपिक्स आए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आता है। सो इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। इसका क्विज भी आपको करवाया जाएगा। सो पहले सेशन देखो, फिर नोट्स के गो थ्रू और फिर क्विज को सॉल्व करो, आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। सो करते हैं यार आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलेंगे कल विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स विद अ पेपर 1 क्लास, क्योंकि अल्टरनेट डेज क्लास चलती है। अगर आज पेपर 2 कॉमर्स की थी तो कल पेपर 1 की, और कल हम पेपर 1 की नई यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट करेंगे। सो गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड, मिलते हैं फिर कल।